नागपूर हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा मतदारसंघ आहे। मात्र मुस्लिम बहुल भागांमध्ये मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे। या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या विकासात भेदभाव होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाष्य केले। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि 15 जनवरी के दिन जो बल्दिया के इंतखाबात का मतदान का दिन है, आप तमाम लोग अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपनी दुआओं से और अपने वोट से नवाज कर नागपुर में आपकी पार्टी की एक लीडरशिप को मजबूत करिए। नागपूरच्या मुस्लिम बहुल भागांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला। यकीनन बहुत से डेवलपमेंट के तरक्याती कामों को अंजाम देना है, मगर इस बात की तकलीफ मुझे है कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी की पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हिस्सा आता है और नागपुर में जहां कहीं भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके हैं वहां पर सीमेंट रोड का कोई इंतजाम नहीं, सीवरेज लाइन का कोई इंतजाम नहीं और फिर बहुत से ऐसे तकालीफ है। तो ये एक इलेक्शन एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि आप अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए ताकि वो आपके इलाकों में डेवलपमेंट और विकास का काम करवा सके। नागपूरच्या विकासात भेदभाव होत असल्याचे ओवैसी यांनी म्हटले। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि इलेक्शन आपको जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप को बनाने का एक बेहतरीन मौका आपको फराहम करता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा यही कोशिश की कि आपके वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब किया जाए। मुखालिफिन बहुत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, इनके पास सिवाय इल्जामात लगाने के कुछ नहीं कह सकते, मगर मैं इनके इल्जामात का जवाब देते देते थक तो नहीं गया हूं मगर बेजार हो चुका हूं, क्योंकि आप जितना भी इनको समझाएंगे ये समझते कि ये बड़ा कारनामा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटपावरून मतभेद असल्याचे ओवैसी यांनी स्पष्ट केले। हम बिहार में चुनाव लड़े, बीजेपी को हराने के लिए हमने पेशकश की कि हमको 5 सीट दे दो आप, मगर वहां पर जो गठबंधन के लोग थे गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपसे अलायंस नहीं करेंगे। हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, 29 असेंबली सीट पर मुकाबला किया। वो जो 4 एमएलएस को हमारे ये लोग तोड़ कर लेकर गए थे, वो 4 के साथ हमने अख्तरुल ईमान साहब की सीट पर दोबारा कामयाबी हासिल की और 5 सीट पर हम जीत गए। कांग्रेस पार्टी 60 सीट पर इलेक्शन लड़ी और उनके सिर्फ 6 सीट पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। धर्मनिरपेक्षतेच्या राजकारणावरही देशात सेक्युलर राजकारण फक्त घोषणांपुरती मर्यादित असल्याचे ओवैसी बोलले। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग सेक्युलरिज्म का एक झूठा सियासी नारा लगाते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को किसी ने किया, ये जो नारा लगता है इलेक्शन के वक्त के सेक्युलरिज्म को बचा लो, सबसे बड़े झूठे सबसे बड़े धोखा देने वाले यही होते हैं। यकीनन मैं सेक्युलरिज्म में यकीन रखता हूं। धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुस्लिम नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला। मगर वो सेक्युलरिज्म जिसको भारत के संविधान में जिक्र किया गया है, ये जो सियासी सेक्युलरिज्म है, ये हमेशा इस्तेमाल हुआ मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने के लिए या उनको बनने से रोकने के लिए। नवीन वक्फ विधेयकावरून ओवैसी यांनी मोदी सरकारवर भाष्य केले। ये जो सेक्युलरिज्म इस्तेमाल हुआ, ये लोग जो नारा लगाते हैं, उस वक्त कहाँ रहते हैं लोग जब मुसलमान बच्चे जेलों में उनकी जवानी सड़ जाती है? कहाँ रहते हैं लोग जब घरों को तोड़ दिया जाता है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप इन चीजों पर गौर करिए। आपका वोट बड़ा कीमती वोट होता है, ये एक अमानत है
इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। वक्फ विधेयकामागे मुस्लिमांच्या मालकीच्या संपत्तीवर डोळा असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी यावेळी केला. और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज है। आपने देखा कि मोदी की हुकूमत ने अजीत पवार के साथ, शिंदे के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भारत के आईन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक वक्फ के कानून को बनाया। उस वक्फ के कानून को उस पार्लियामेंट कमेटी में मेंबर था। 127 पेजेस की डाइसेंट रिपोर्ट मैंने दिया और जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था तो मैंने पूरी दलीलों के साथ मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहों को छीनने के लिए लाया गया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न ओवेसी यांनी उपस्थित केला. आप पूछिए इन लोगों से कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई और 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 19 साल तक ये लोग जेल में थे। आप बताइए, बंबई हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। अटक केलेल्या मुस्लिम तरुणांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्यात आल्याचे ओवेसी यांनी म्हटले. वो 185 लोग जो मारे गए, उनके अफराद खानदान के लोग पूछ रहे हैं किसने हमारे रिश्तेदार को मारा या हमारे बाप को मारा। जो मुसलमान 19 साल जेल में थे वो सवाल कर रहे हैं कि हमको जेल में क्यों रखा तुमने। आज आप जानकर तकलीफ महसूस करेंगे कि एक कमाल अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था मधुबनी, बिहार से। कोविड में किसी को बेल नहीं मिली, कमाल अंसारी कोविड में उनका इंतकाल हो गया। बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बेटी एक एक्यूज की जेल में बाप है तो बाप निकल कर कहता है कि मैंने जेल की सलाखों से पीछे अपनी बेटी को देखा। तो ये कब तक नाइंसाफी का दौर इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। मुस्लिम समाजाला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला. याद रखिए, मैं आपको इस अहम जगह से कह रहा हूं, भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। फक्त मतदार बनून राहिल्यास अन्याय सहन करावा लागेल असा इशारा ओवेसी यांनी दिला आहे. अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विथ राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट भीती दाखवून राजकारण करतात असा आरोप ओवेसी यांनी केला. ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजित पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डराकर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विथ राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए। कायदे आणि न्याय व्यवस्थेवरही त्यांनी भाष्य केले. आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। क्या आप जानते क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने बेल? इसलिए नहीं दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उस वक्त होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने कानून लेकर आया और उन्होंने डिफाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं अपने 5 मिनट की तकरीर में उस वक्त पुकार कर कह रहा था कि सेक्शन 15A का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलित आदिवासियों पर होगा। मैंने अपने तकरीर में कहा कि एनी अदर वे का मतलब क्या है?
अरुंधति राय की राइटिंग पर उसको जेल में डाला जा सकता है। 180 दिन का डिटेंशन उसमें रखा गया कि बगैर पुलिस को कस्टडी मिलेगी 180 दिन की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बच्चों को बेल नहीं देने की वजह बताई। सेक्शन 15A कहा उन्होंने, कहा ये कांग्रेस वाले जो आज कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नागपूरचा ऐतिहासिक संदर्भ देत त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर भाष्य केले। ये एक तारीखी सरजमीन है, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था और दुनिया को बता दिया कि क्या होता है मनुवाद, क्या होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म पर है, नागपूर येथील जाहीर सभेत ओवैसी यांनी ठाम आणि आक्रमक भूमिका मांडत विविध मुद्द्यांवर थेट भाष्य केले। या सभेमुळे नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला नवा धार मिळाली आहे।